मैं हूँ हीर तू मेरा रांझा, कैसा है तू ये तो बता जा। बैठे बैठे मैं थक गई यहाँ, तेरा मुझसे यूं रुस जाना चंगा ना लागे रे माही, कैसे मैं तुझको समझावा। अस्सलामुअलैकुम, मैं निर्मला मघानी, सिंगर, कंपोज़र, राइटर। 14 जून 2021 को मैंने जुल्फी साहब को 7 कंपोजिशन अपनी शेयर की और इनकी एक मेंबर है, थिंक टैंक की मेंबर है नताशा नूरानी, उनको भी मैंने 7 कंपोजिशन इनको सेंड की और जुल्फी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, सर आप मुझे चांस दें, मेरे पास ओरिजिनल म्यूज़िक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे चांस दें तो मैं अपना ओरिजिनल म्यूज़िक आपके साथ करूँ। तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कोक्स स्टूडियो सीज़न 14 का जो पहला गाना रिलीज़ हुआ, तो वो जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सेम ट्यून थी जो मैंने इनको सेंड की थी। तो फिर मैंने जुल्फी साहब को फ़ोन किया, मैसेजेस किए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, वो बोल रहे हैं कि मैंने ट्यून डाउनलोड भी नहीं की थी और कहा जाता है कि ये हमारी पहले से ट्यून बनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाजरीन, कोक स्टूडियो का गाना तू झूम के नाम से आया 14 जनवरी को और उसने एक बाकायदा तौर पे हलचल मचाई, न सिर्फ गाने ने बल्कि उसके बाद जो उससे जन्म लेने वाली कंट्रोवर्सी थी उसने भी पिछले 3-4 दिनों से एक हलचल मचाई हुई है पूरे मुल्क में। जो कंट्रोवर्सी उससे डेवलप हुई वो ये थी कि एक फोक आर्टिस्ट ने ये क्लेम किया कि ये जो कंपोजिशन थी इस गाने की, जो उसका म्यूज़िक था वो उनका कंपोज था और उन्होंने वो सेंड किया जो कंपोज़र कोक स्टूडियो के हैं ज़ुल्फ़ी उनको, और एक और थिंक टैंक की मेंबर जो हैं कोक स्टूडियो की उनको, और उसी कंपोजिशन को बेस करके इस गाने की जो कंपोजिशन है वो तैयार की गई। लेकिन ये जो कंपोजिशन कोक स्टूडियो के गाने के लिए तैयार की गई उसके लिए ना तो उनको क्रेडिट दिया गया और ना ही किसी किस्म की उनसे कोई लाइसेंसिंग या उनसे परमिशन मांगी गई। तो अब उनका ये मानना है कि ये जो गाना है इसकी जो कंपोजिशन है वो बेसिकली प्लेजराइज्ड है, ये उन्हीं का जो कंपोजिशन तैयार करता है उसी को इस्तेमाल करके और उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है कोक स्टूडियो की तरफ से। ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब किसी कोई लोकल आर्टिस्ट की तरफ से कोई इस किस्म का जो क्लेम है वो सामने आया है। ये कई एक दफ़ा बड़ी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आते हैं कि कोई क्लेम इस तरह का कि कोई वर्क तैयार किया जाता है किसी लोकल आर्टिस्ट की तरफ से, लेकिन उसका बाद में जब कोई बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है वो चीज़ जब हिट होती है तो तब सामने आती है चीज़ कि वो ओरिजिनल वर्क जो है वो किसी और का था। आज इस वर्क ये जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है इसी से मुतालिक जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि ये मलकियत किसकी थी, ये किसके हकूक़ थे और किसके हकूक़ का तयन किस तरह से होना था, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इशू डेवलप हुआ है, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ज़ीशान हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस को लेके भी। वेलकम ज़ीशान साहब थैंक यू इस प्रोग्राम में। ज़ीशान साहब, पहले तो आप ये बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस की जब हम बात करते हैं तो किस किस्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस अमूमी तौर पे देखने को मिलते हैं? पाकिस्तान में ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसके केसेस ट्रेडमार्क्स के होते हैं। ये जो मामला है म्यूज़िकल वर्क्स का, ये कॉपीराइट का मामला है। तो बुनियादी तौर पर 4 किस्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है और डिज़ाइन है, और डिज़ाइन की भी आगे कुछ और किस्में हैं, लेकिन मोस्टली दिस ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन। जो ट्रेडमार्क है वो कोई डिस्टिंक्टिव मार्क है, जिस तरह आपका ये कानूनदान का ये एक ट्रेडमार्क हो सकता है शायद, विच डिनोट्स अ ब्रांड और विच डिनोट्स सम काइंड ऑफ मार्क फॉर योर बिजनेस। जो पेटेंट है वो अगर वो इन्वेंशंस के लिए, जो डिज़ाइंस है वो है कि एक बाहर का अगर एक जो मुजस्मा है, कोई चीज़ तैयार हुई हुई है, वो उसका अगर एक यूनिक डिज़ाइन है वो एज ए रजिस्टर हो सकता है। कॉपीराइट इज़ मेनली यूज्ड फॉर आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क्स, इस तरह की चीज़ें जिसमें म्यूज़िक भी शामिल है। तो ये जो मामला है ये कॉपीराइट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं कॉपीराइट की तो
जब कोई आर्टिस्ट अपनी कोई चीज़ तैयार करता है, कोई कंपोजिशन करता है या कोई नई चीज़ अपनी तख्लीक करता है, तो क्या क्या प्रोसेस क्या होता है कि उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जो कॉपीराइट है ना, वो एक राइट होता है विच डज नॉट टेक्निकली नीड टू बी रजिस्टर्ड और डज नॉट हैव टू बी अप्लाइड फॉर. टेक्निकली स्पीकिंग इट डज नॉट हैव टू बी. जो कॉपीराइट है, अगर आपने एक आर्टिस्टिक वर्क बनाया है तो आपका कॉपीराइट उस पर है. बिल्कुल ठीक. वो यू हैव द कॉपीराइट फॉर दैट. सो एंड जो कॉपीराइट है दैट लास्ट फ्रॉम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. इट लास्ट टिल the death of the author or the artist plus 50 more years under our copyright law. So copyright agar aapka hai, that basically means that you have a property right in the work you've created. So just like if you own a house, agar aapke paas ek ghar hai, aapke paas एक physical property, आपके पास एक immovable property, वो आपकी property है, right? You own that thing. So similarly, something that you've created, some art that you've created, is also your property, and so that's why it's intellectual property. It comes from the mind, therefore it's intellectual property. So अगर किसी ने एक गाना तख्लीक किया है, एक गाना जो है लिखा है, गाया है, तो वो उसका वो copyright बनता है. So for example जो है we can and copyright it works in a way that अगर आपने गाना जो है, let's say हम कोक स्टूडियो से अगर दूर हटते हैं, पेप्सी की बात करें, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में एक बैंड है कश्मीर जो जीते था उनका. सो कश्मीर ने एक गाना गाया, कागज़ का जहाज़, ऑन पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स. वो अलग कॉपीराइट है जी. जो उन्होंने वो लाइव गाया लाहौर म्यूज़िक मीट पर, वो अलग कॉपीराइट है. और जो उन्होंने फिर अपने एल्बम में डाला, वो अलग कॉपीराइट है. सो ईच टाइम यू डू द सॉन्ग, जस्ट बिकॉज यू संग कागज़ का जहाज़ वंस डजंट मीन दैट्स वन कॉपीराइट. सो यू देयर इज a lot of copyrights exist in each iteration of the song. So जो है that's kind of how copyright law works. जो कश्मीर बैंड है या जो इस तरह के ज़्यादा established बैंड है, उनके लिए ज़्यादा आसान है to register their rights, to protect their rights. But for somebody जो ज़्यादा एक इतना established artist नहीं है, उनके लिए इतना आसान नहीं है to register their rights or to perhaps protect their rights because of the logistics involved, because of the money involved. There's not that much money involved. लोग समझते हैं इसमें बहुत पैसा लगता है, इतना नहीं लगता. लेकिन इसमें भी जो है एक थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ती है. So you have copyrights which exist as as a right unto themselves. उनको register भी कराया जा सकता है और कराया जाना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि जब आप एक दफ़ा एक राइट रजिस्टर करते हैं तो फिर उसको इन्फोर्स कराना ज़्यादा आसान है. सो जस्ट बिकॉज यू हैवंट रजिस्टर्ड इट डजंट मीन यू डोंट हैव द राइट, बट इन्फोर्सिंग दैट राइट बिकम्स मच ईजियर इफ़ यू रजिस्टर्ड इट. बिल्कुल ठीक. सो जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बात की इन्फोर्समेंट के हवाले से, ये कोई नई बात नहीं है कि कंपोजिशन जो है वो चुराने की या इस तरह की. हम नुसरत साहब की कवालियों की बात करते थे और बाद में हम कई एक हिंदी फिल्मों के गाने सुनते थे तो वो धुनें जो है वो मिलती जुलती महसूस होती थी. उनसे पता चलता था कि शायद ये कंपोजिशन जो है वहाँ से ली गई है या उससे इंस्पायर्ड है किसी तरह से. अब यहाँ पे जो बात अभी जिस तरह से हो रही है, निर्मला जो ओरिजिनल कंपोज़र समझी जा रही हैं, वो ये कहती हैं कि उन्होंने 15 जून को ये जो कंपोजिशन थी तैयार करके जुल्फ़ी साहब जो कंपोज़र हैं कोक स्टूडियो के, उनको भेजी और उसके बाद उन्होंने वो देख ली और अब फिर जाके वो गाना तैयार हुआ है और उसमें वही कंपोजिशन जो है वो इस्तेमाल की गई है. तो इसको इन्फोर्स कराने में क्या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सामने आ सकती हैं निर्मला को? इसमें दो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है और क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस तरह के स्पॉटिफाई वगैरह पे चल रहा है बहुत ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो द अमेरिकन कॉपीराइट लॉ ऑल्सो अप्लाइज एंड आवर कॉपीराइट लॉ ऑल्सो अप्लाइज. वाई? बिकॉज यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई आर अमेरिकन कंपनीज. सो what a person can do is that one can write to YouTube का एक पूरा mechanism है. अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको हमसे बेहतर ही पता होगा. आप you run a YouTube channel which has so many followers. उस पर there is a place to ask for a copyright strike. So basically saying that if you can prove to YouTube that your copyright has been infringed, then
YouTube can even go all the way to the extent of blocking that video, and Spotify can also remove that from their app and from their website and from the platform. वो तो एक्सट्रीम स्टेप है. मसला आ जाता है in proving that composition or that guitar riff or whatever is yours. तो वो और इसमें in the proof उसमें issue आ जाते हैं. So and this doesn't only happen here or with our artists. Led Zeppelin के साथ भी ये बहुत लंबा एक केस चला था in England कि उन्होंने अपना एक बहुत मशहूर गाने का एक गिटार रिफ किसी और आर्टिस्ट से ले लिया था. And I believe they lost that case and they had to pay some settlement in the UK. So ये जो issues हैं ये आते हैं, and so these issues do come into play all over the world. इसके लिए जो है really one thing that people do is that वो अपनी digital rights management करते हैं, DRM लगा लेते हैं अपने चीज़ों, which is a kind of a way to protect your recording from going into places without your permission. So अगर आपने अपने DRM को ऐसे manage किया हुआ है कि वो जो है YouTube flags it और Spotify flags it, then वो automatically वो उस website या उस platform पे चढ़ता ही नहीं है. So that is one thing, but then it becomes an issue with people who are not that exposed to these things. अब ये भी इन चीज़ों का हमें पता है, but you need to be a technical person in order to be able to understand this a little bit better, or you need to, if not being a technical person yourself, you need to have greater exposure to technical people. अब the claimant in this case, in this issue, perhaps does not have that kind of exposure in order to know these things. And music sort of just, it comes from everywhere. It doesn't have to come from an urban area or somebody who has a lot of exposure to these sorts of things. It can, original great music can come from anywhere. So this becomes an issue कि फिर इस तरह जो एक original कोई composition कर रहा है, उनको इन चीज़ों का इतना नहीं awareness नहीं होती है, इतना पता नहीं होता, and so then that's one side, the American side, and enforcing things under American law with YouTube or Spotify or other platforms. हमारे यहाँ पाकिस्तानी law में जो है we have an organization and सरकारी इदारा है, the Intellectual Property Organization of Pakistan. वो सारे intellectual property rights को register करते हैं. तो अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड राइट है, अगर आपने उनसे एक अपनी राइट रजिस्टर की हुई है, then enforcing that becomes much easier, because then you can apply to the courts here, and आप इधर courts के through stay orders ले सकते हैं, contempt के आप cases डाल सकते हैं अगर वो stay orders violate होते हैं. रजिस्टर कॉपीराइट अगर ना रजिस्टर हो तो फिर भी आप केस तो डाल सकते हैं, बट देन गेटिंग द स्टेज एंड गेटिंग द कंटेम्प्ट्स डन ऑल बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट विदाउट a registration. So it becomes very difficult for people who don't have stronger financial backgrounds and or stronger awareness to protect their rights in this way, because ठीक है, it doesn't really cost much to register a copyright. It costs less than 10,000 rupees honestly. मतलब उससे भी कम है, वकील की फ़ी डाल दें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, but it's not that expensive to register a copyright. But the problem is, this lady is from Umarkot, so she'll have to go to Karachi then, which will be the nearest place for her to go and get this done. ये issues आ जाते हैं. The IPO works in 3 cities basically, in Karachi, Islamabad and Lahore. So ये थोड़े से logistical issues हो जाते हैं, awareness के issues हो जाते हैं इस तरह के लोगों के साथ के on getting these things done. ठीक. सो अगर अदालत में जाके किसी एक स्टेज पे ये बात साबित हो जाती है कि ये जो ओरिजिनल कंपोजिशन है उन्हीं की है, और उसके बाद ये जो कोक स्टूडियो की कंपोजिशन है ये उसी से आप कह लीजिए कि चुराई गई है उससे, तो किस किस्म के जो हर्जाने हैं पाकिस्तान की अदालतें अमूमी तौर पे वो देती हैं इस तरह के केसेस में? इसमें ये कि सो बिफोर दैट द थिंग दैट which is difficult is proving कि आपने उस स्टेज पे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि आपने प्रूव करना है. फिर if you don't have a registered right, then you have to work very hard at proving your case कि जी ये मेरी original composition है और इन्होंने जो है ये they've lifted it from me or whatever. तो वो अगर आपने प्रूव करना है तो वो पहले you need to have some sort of a forensic examination done to show जी इतने notes जो है चुराए गए हैं. वो forensic examination करवाना, and then after that bringing forward all the evidence, this all takes quite a bit of time. I mean,
optimistically speaking, it would take it around 3 years, if not more, just to try and prove your case. And ये भी I think 3 years बहुत optimistic figure है, probably जो वकील सुन रहे होंगे कि आगे क्या इसने figure दे दिया 3 साल का. तो but let's try to be optimistic. 3 साल अगर आपको लग जाएंगे without a stay order, running after this, it's not that easy. So eventually, if you can manage to prove that that was your original composition, then look, you can ask that damages be paid to you. You can ask कि आपको आइंदा से royalties मिलें उस चीज़ के लिए. तो ये चीज़ें जो हैं, these sorts of things courts can then enforce कि जी अच्छा या तो एक one time damages दे दें, या वो कहेंगे जी इस पे इतने एक percentage of the profits need to go to the original composer. इस तरह की चीज़ें then courts can award. But it's not that easy to get to that stage. Even ये जो Led Zeppelin का मैंने बताया था, this was something that's been going on for a very long time. Led Zeppelin was active in the 70s and the 2020s now. 1-2 साल पहले की judgment है ये, जिसके अंदर ये हुआ था. So this takes it's not easy. Appeals भी होंगे obviously. अगर आपने intellectual property tribunal से किया है तो आगे high court भी है, supreme court भी है. So these things, like legal proceedings generally, tend to take time. So this is something which it is time consuming, it is difficult to pursue, but I mean that's what you can do. You can go to the courts, and you can also apply to YouTube and these sorts of places to if you can prove it to them कि you are the original composer. बिल्कुल ठीक. So अमूमी तौर पे जब हम बात करते हैं चोरी की, तो हमारे जहन में क्रिमिनल लॉ का भी एस्पेक्ट आता है. क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं उनको लेके कोई जो क्रिमिनल लॉ है उसकी एप्लीकेशन किसी तरह से आती है यहाँ पे प्ले में? ट्रेडमार्क में है. सो ट्रेडमार्क में ये होता है दैट यू कैन, आप पर्चा कटवा सकते हैं ट्रेडमार्क का, वो होता है और वो काफ़ी कॉमनली होता है. कॉपीराइट का उस तरह से नहीं है. सो कॉपीराइट का उस तरह से क्रिमिनल लॉ की एप्लीकेशन नहीं होती. ये होता है दैट जब आप लेट्स फॉर एग्जांपल से आप कोई ऑर्डर ले लें किसी कोर्ट से, वो ऑर्डर डिसोबे हो रहा हो, ठीक है, तो फिर आप उस पर कंटेम्प्ट का वो कर सकते हैं. यू कैन इंस्टीट्यूट अ कंटेम्प्ट पिटिशन, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, एंड उसके थ्रू देन यू कैन गेट योर द ऑर्डर और द जजमेंट यू obtained, यू कैन गेट दैट एनफोर्स्ड. सो वो हो सकता है. बट जो एज फार एज प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड, FIR कटवाना किसी इन्फ्रिंजमेंट पर, वो ट्रेडमार्क का ही ज़्यादा होता है, नॉट कॉपीराइट पेटेंट. तो यहाँ पे जो सिविल लाइबिलिटी है वही बेसिकली सिविल लाइबिलिटी है. So, इसमें अगर ये साबित हो जाता है कि ये धुन जो है वो चुराई गई है, तो उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है वो किस तरह से रोल प्ले करेगी कि जो कोक स्टूडियो या कोक जो उसको बेसिकली स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्या वो शिफ्ट करेगी ऊपर कंपनी की तरफ, या ये जो कंपोजर है सिर्फ उसी तक जो चीज़ें हैं महदूद रहेंगी? I mean, it really depends on the case and what comes out of it. I don't know what would happen here because more facts will come to light and all that. But I mean, so generally speaking, does it travel back to the company or just it stays to that particular person? Well, this is like because I teach law now. One of the most annoying answers that we give is that it depends. It completely depends. It can shift back to the company. It can shift because Coke Studio in itself is a recording company, or let's say any other recording company. It could shift back to them, but it would really depend on what comes as a result of what happens in the case. इस तरह का जो मामला है वो they haven't been litigated that much in Pakistan. I mean, होती है कॉपीराइट लिटिगेशन होती है, लेकिन ज़्यादा जो पाकिस्तान में है, अगर आप IP की जजमेंट्स देखें, they're mostly on trademarks. So we don't have that much jurisprudence on copyrights and patents and designs. So I mean, this could be a test case, but again, it would be more difficult for the lady to try and pursue this case. So I hope she does, but I can understand the difficulties involved if she doesn't. But it could shift back to the company. Again, you'll have to prove that the company had the knowledge and they stole it. And जो tort law के हमारे हैं, duty of care, ये सारी चीज़ें, all these things will come into play. So if you can prove that with respect to a company, then yes, the company could also have to pay damages or fines or royalties और इस तरह की चीज़ें वो हो सकती हैं. इसको I mean, the best thing to do is that, I mean, if somebody has an original composition but you don't want that person to sing it, but you want to lift things out of there, then you
साइन एन एग्रीमेंट विद द पर्सन, गेट अ लाइसेंस, आप ये कर लें, शुरू से ही कर लें जी। सो वो शुरू से अगर आप कर लेंगे तो देन यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अवॉइड्स एनी कंट्रोवर्सी एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो again depending on whether that's something that had to be done or not in this case, but generally speaking that's perhaps the best way to go about it to avoid any sort of unpleasantness later. बिल्कुल ठीक. सो एक जो दूसरा एंगल अमूमी तौर पे डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि अगर ये लिटिगेशन चलती है तो ये साथ साथ ठीक है ये डिफ़िकल्ट तो होगा उस खातून के लिए, सारा जो प्रोसेस जैसे आपने बताया जितना कॉम्प्लेक्स और जितना लेंथी है, लेकिन ये साथ साथ उसी तरह से जो कोक स्टूडियो की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. सो द कंपनीज वुड टेंड टू नेगोशिएट विद द पर्सन और सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो भी कहीं दरमियान में आ जाए. Perhaps, I mean, look, they can do that. Again, I would have to say it depends again on how credible this claim is. I don't know if it's a credible claim or not, but अगर एक credible claim होता है, then companies tend to do that. That अच्छा यार आप इसको ये कर दें. If it's not that credible a claim, then the company might be like, अच्छा हमारा इतना damage हो नहीं रहा इससे. So it would again depend on what the company feels is damaging them at that point, and if they feel कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़्यादा उनके reputational damage हो रहा है, then they might just try to make some kind of a settlement or agreement. That kind of settlement or agreement would also carry its own ramifications and its own sort of thing कि वो उससे भी reputational damage हो सकता है कि जी आपने मान लिया. So ये उन्हीं पे डिपेंड करता है कि whether they think that इसमें कोई वजन है तो वो शायद इस तरह कर लें, लेकिन वो कर सकते हैं, तो ऑप्शन तो होती है हमेशा. बिल्कुल ठीक. ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने का. थैंक यू. नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि एक तो इसके जो लीगल एंगल्स हैं वो डिस्कस करें, साथ जो डिफरेंट आर्टिस्ट जो चीज़ें क्रिएट करते हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको भी थोड़ी रोशनी डालें, और रियलिस्टिकली क्या पाकिस्तान में चीज़ें हैं उनको उस तरह से हमने एनालाइज करने की कोशिश की है लीगल एंगल से. इसका मतलब किसी को डिस्करेज करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब उनको एक एक्चुअल जो सिनेरियो है उससे अवेयर करना है कि किस किस्म के जो मामलात हैं वो दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके लिए ये क्रिएट हो सकते हैं इस मामले को लेके. उम्मीद है इस प्रोग्राम से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के हवाले से और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसकी एप्लीकेशन के हवाले से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी. अल्लाह हाफ़िज़.